नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। टॉपिक का मतलब समझते हैं फिर आगे समझेंगे। इम्प्रूवमेंट मतलब कि सुधार, क्रॉप मतलब कि जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, यील्ड का मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, मतलब कैसे हम अपने जो मान लो एग्जांपल के लिए कि मैं वीट फार्मर हूँ, वीट उगाता हूँ। ठीक है, वीट अगर मैं अभी उगा रहा हूँ एग्जांपल के लिए 10,000 kg इन अ ईयर। ठीक है, तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ? उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है फर्स्ट थिंग, उसकी क्वांटिटी इंप्रूव हो सकती है ना, उसके अंदर केमिकल का जो कंटामिनेशन है उसको मैं कम कर सकता हूँ, उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फाइबर्स हैं उसको एनरिच करने के लिए मैं जो क्वालिटी के अंदर वो सब बातें आ जाती है। ठीक है ना, कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या डालूं, क्या कैसे डालूं, वो सब चीज़ें इम्प्रूव करेंगे किसको? यील्ड को। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी को। किसको? प्रोडक्टिविटी को। मतलब पहले मैं 10,000 kg अगर उगा रहा था तो मैं चाहता हूँ कि ये 12,000 kg हो जाए, 2,000 kg का यील्ड इंक्रीज हो जाए। तो इंप्रूवमेंट क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इससे क्या होगा? अच्छा, इंडिया में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, भूखे मरने की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सस्ती हैं चीज़ें, क्योंकि हम लोग खुद इन सब चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज बाहर, ठीक है, अदर कंट्रीज में फेमाइंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? उनके पास पैसा नहीं होता, वो हम लोगों से खरीद ही नहीं पाते। ठीक है ना, और हम लोगों ने गुरुद्वारा तो ना खोला हुआ है कि जिसका मन करे कट्टे उठा उठा के ले, है ना, ऐसा नहीं है ना। बेचने के लिए फार्मर्स जो हैं वो भी तो अपनी जेब में कुछ रखेगा, अगली बार वरना फार्मिंग कैसे करेगा? नेक्स्ट टाइम फार्मिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा तो फार्मिंग कर पाएगा? फार्मर को बहुत ज़्यादा अमीर तो होता नहीं है, है ना, वो भी एवरेज का ही होता है। उसके बाद पिछले साल का बिकेगा तभी अगले साल कुछ करेगा। तो इसीलिए इसकी यील्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम लोग प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrate। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करी थी। यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा रीड करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ठीक है, पल्सेस लाइक ग्राम चना, ठीक है, पी मतलब मटर, ब्लैक ग्राम मतलब कि उड़द, ग्रीन ग्राम मतलब कि मूंग, पिजन पी मतलब अरहर, लेंटिल मतलब कि मसूर, प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। मतलब जितनी भी दालें हैं, जितनी पल्सेज हैं, दे ऑल आर फॉर द प्रोटीन मेनली। ठीक है, आगे एंड ऑयल, अगर हम लोग बात करें किसकी? ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन्स, ग्राउंडनट्स, सीजन, कैस्टर, मस्टर्ड, linseed, sunflower seed provide us the necessary fat। ये जितनी इन्होंने बात करी है ना, ये वो सब फैट्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का फैट्स हमें देते हैं। ठीक है, देख बैड क्वालिटी का फैट तो बहुत रेयर केसेस में कोई फूड में होता है। ठीक है, उसको बैड हम बनाते हैं, हमारे प्रोसेसेस ऐसे रहते हैं which make that food bad। आई बात समझ? वो पहले फैट बैड होता नहीं है, हमारा कुछ प्रोसेस ऐसा है ना उसको फैट बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो मस्टर्ड ऑयल सुनने में लगता है कि अच्छी चीज़ है ना, जो हम लोगों को मिल रहा है मस्टर्ड ऑयल इज गुड, लेकिन उसको आप एक बार हाई फ्लेम पे गर्म करो, दैट इज गुड फॉर यू, नथिंग इज हार्मफुल। ठीक है, सेकेंड टाइम करो, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, 3 टाइम करो, अब पहले वाले से और उसका नेचर बदल चुका है। 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम आप लगे हुए 2 साल से उसी को गर्म कर रहे हो, उसी में पूरियाँ टक रहे हो। ठीक है, तो उसका नेचर बदल गया है। अब आप जितने भी रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, जहाँ से भी छोले भटूरे आते हैं, समोसे आते हैं, तुझे क्या लगता है वो एक इतनी बड़ी कढ़ाई जिसने भर रखी है, जिसके अंदर 20 लीटर का अप्रॉक्स तेल डाला हुआ है, उसको रोज फेंक देता होगा? क्यों? क्योंकि एक ही दिन में उसने गर्म किया, हाई फ्लेम पे गया, समोसा दिन 5 बार बना उसमें, एक दिन में वो 5 बार गर्म कर चुका है उसको, है ना, तब तो खराब हो गया वो, साइंटिफिकली वो खराब हो चुका, उसमें ज़्यादा ताकत नहीं बची, और उल्टा वो गलत फैट देगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देगा मेरी बॉडी के अंदर। समझा? तू समोसा घर पे बना के खा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समोसे में मत चीज़ खा। सुबह सुबह जाएगा, सुबह 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 जाएंगे, सर फ्रेश बैच बन रहा होगा साथ में खाने। बेटा वो बैच तो फ्रेश होगा, समोसे तो फ्रेश बनाएगा वो। ठीक है, उसमें गलती नहीं है, गलती ये है कि जो तेल यूज़ कर रहा है वो 5 महीने पुराना है। हाँ,
और वो रोज उसी के अंदर न्यू ऐड कर देता है, पुराने वाले को एलिमिनेट ही नहीं कर रहा। और वो कर कैसे सकता है एलिमिनेट? पूरी कढ़ाई भरी हुई है 20 लीटर की, जब उसको लगता है अब इस वाले बैच का जो समोसा निकला उसके अंदर कुछ लीटर कम हो गया, वो उतना लीटर ऐड ऑन कर देता है, बाकी वाला 90% पुराना, वो कभी हम साफ कर ही नहीं पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ा होता है फर्स्ट बैच में जाएंगे, तेरे को लगता है फर्स्ट बैच में नया आएगा, हाँ फर्स्ट आज दुकान खुली है, नहीं उसके समोसे खा ले, फर्स्ट बैच के, सेकंड बैच के, थर्ड बैच के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग घर में कैसे यूज करते हैं ऑयल्स को? फर्स्ट टाइम ऑयल लगाया, ऑयल समोसे बना रहे हैं, आज पूड़ी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो पहले तो छोटी कढ़ाई लेते हैं, कम फैट कम ऑयल यूज होगा, ठीक है। और अगर ऑयल यूज कम होगा तो आगे अगर हम लोग देखें तो उस समोसे वाला तो बेचारा गलती नहीं है उसकी, उसको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। वो तो कह रहा है देखो ये साफ तेल है, और वो फिल्टर कर देता है, छानी ले रखी है उसने, स्ट्रेनर ले रखा है, उसको साफ कर देता है, जली हुई चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी, उसके लिए तो बढ़िया तेल है, वो कह रहा फ्रेश तेल है, देख लो। अच्छा आजकल नया चीज़ चली है देसी घी के समोसे हैं, तो देसी घी कौन से, मतलब भगवान से थोड़ा निकल के आया, वो भगवान ने उसको शक्ति दे दी, 5 करोड़ बार इसको गर्म कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। माना देसी घी कंपैरेटिवली उसकी ज़्यादा पावर रहती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि उसको 5-7 महीने तक लगातार दिन में 15 बार गर्म करें, उसमें भी उतनी ताकत नहीं है। अभी घर में ये प्रॉब्लम नहीं होती, घर में क्या हम लोग एक बार उसके अंदर पूरी तली, ठीक है, सेकंड टाइम उसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख लिया, अब जब भी सब्जी बनेगी इसमें से 4-5 चम्मच डाल के हम उस सब्जी को बना के खा लेंगे, समझिए। लेकिन ये वो काम नहीं कर सकता, वो थोड़ा 25-25 लीटर तेल यूज करेगा अपनी सब्जी बनाने में, ऑल्दो वो यूज करता है यही तेल, लेकिन फिर गलती क्या करता है, वापस न्यू तेल भी इसी में डालता है, तो कभी पूरा फिल्टर हो ही नहीं पाता। और वैसे ही फिल्टर करना है, वो दिन में 5-7 बार गर्म कर रहा है, पूरा दिन ही लगा हुआ 8-9 घंटे उसको गर्म करने, तो तेल तो भैया फिर अलग लेवल पे चला गया। ऑयल कोई बुरा नहीं है अगर वो ओरिजिनली नेचुरल नेचर से मिला है, नेचर से मिला है, नेचुरल है। तुमने सुना होगा वो बढ़िया होता है आजकल, वो डालडा घी जैसा दिखता है डालडा, ठीक है, वनस्पति घी, ठीक है, जनरल रेडी वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, सबसे वाहियात चीज़ है वो हार्ट अटैक को कॉज करता है, और उसी के ऊपर हार्ट बना हुआ है, गुड फॉर हार्ट, मुझे बता रहा है, और वही सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट की, वही कॉज कर रहा है, उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। वो घी जैसा दिखता है, सस्ता सा घी रहता है वो, ठीक है, वनस्पति वेजिटेबल ऑयल है वो, वेजिटेबल घी एक्चुअली, वेजिटेबल ऑयल तो तुम लोग लेते हो कंटेनर्स में आते हैं, सरसों का तेल है, ठीक है, सनफ्लावर का आता है या सोयाबीन का आता है, दैट इज गुड एक्चुअली। अच्छा कहीं कंपनी उसको भी रिफाइंड करके बेचती है, विच इज नेम ऑफ रिफाइंड, क्यों अगर रिफाइंड क्या दिक्कत थी उसमें, नेचुरल फॉर्म में दो मुझे, छान के दे दो, दैट इज गुड फॉर अस, दैट्स इट। उनमें रिफाइंड करने लायक कोई चीज़ नहीं है, वंस अगेन रिफाइंड करेगा तो भी उसका नेचर चेंज होगा, नहीं चाहिए हमें, समझे। कई लोगों को आलस होता है ना कि सरसों का तेल पहले यूज़ करने के लिए उसके पहले उसको सड़ाना पड़ता है, उसको रिफाइंड करना पड़ता है, हम कर लेंगे क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगते हैं, समझे। वो रिफाइंड करके दे रहा है, किस टेम्परेचर पर रिफाइंड किया हमें नहीं पता, तो वो सब हम कर लेंगे, तो वो वाला भी नहीं लेना, उसके ऊपर भी हार्ट बना हुआ था स्पेशली, वो बता रहे हैं ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, लिखा होता नीचे गुड फॉर हार्ट, लेकिन वो बता रहे हैं देख चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तूने कभी सरसों की बोतल के ऊपर हार्ट बना हुआ देखा है? सबको पता है, दिक्कत नहीं देता है, ठीक है ये चीज़, सरसों के देसी घी काऊ घी के नीचे हार्ट बना हुआ देखा कभी? उनको पता है ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, करोड़ों सालों से यूज कर रहे हैं हम लोग, रिफाइंड में हार्ट साफ लिखे गुड फॉर हार्ट, और आंटी भी खाता है एक्टिव सी आंटी, क्योंकि आंटी का कोलेस्ट्रॉल लो है, यही तो हाई करने वाला है, अभी तक लो था, अब आंटी ने यूज करना शुरू कर दिया, वो हाई कर देगा, ठीक है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर, वो अनसैचुरेटेड फैट को हीट अप होने के बाद, रिफाइन होने के बाद उसको सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट करता है, व्हिच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। सर हम इसको डिस्पोज कैसे करेंगे तेल को? अपनी सब्जी में डालना, एक बार बना ली पूड़ी, चल 3 बार बना ले, चौथी बार उसको अपनी सब्जी में डाल, उसको तब यूज कर, हम अपने घरों में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तुझे क्या लगता है, मम्मी ने आधा लीटर घी तेल गरम किया, ठीक है, उसको पूड़ी बनने के बाद फेंक दिया, भाई पूड़ियाँ बहुत महंगी पड़ जाएंगी ऐसे, सर मेरे को गायब हो जाता है, मैंने कहा ठीक है गायब कहीं नहीं होता, वो एक कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रोज यूज करते रहते हैं चमचों से हम लोग, लेकिन ये काम रेस्टोरेंट्स में नहीं होता और कर नहीं सकते, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, इसलिए बोलते हैं बाहर का मत खा। मतलब आई यूज टू सी माय होम की मम्मी भटूरे बना रही है घर में, बाहर वाले भटूरे कह रही है अच्छी नहीं है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। लेटर हम तुम्हारा ग्रो अप तो मैंने देखा कि हाँ देयर इज अ लॉजिक, लॉजिक है, समझे। वो चीज बुरी नहीं है उतनी जितनी उसको दुकान वाला बना दिया, समझा। वंस इन अ व्हाइल आप भटूरा खा सकते हो, घर का बना हुआ खाओ ना, हफ्ते में 2 बार खा लो, कोई परेशानी नहीं है। पूरी रोज खा ले, ठीक है। ये यूपी साइड के तुम लोग देखते हो, यूपी साइड के लोग पूरी खाना बहुत पसंद करते हैं, और सम टाइम वो 5 इन अ वीक खाते हैं, 5 टाइम्स इन अ वीक, 6 टाइम्स इन अ वीक। हफ्ता लगेगा रोज ही रोज दिन में पूरियां खा रहे हैं। अच्छा पूरी भी नहीं कहते उसको, कचौड़ी बोलते हैं वो लोग। सुनने में लगा कचौड़ी आज लाख बोल, पूरी बोल ली नहीं खानी। तो दैट्स नॉट बैड, दैट मच बैड, दैट मच बैड, बैड है वो भी, इतना ज़्यादा नहीं खाना, तो इतना कंजम्पशन अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी उतना बुरा नहीं है जितना बाहर की पूरी खानी बुरी है, ठीक है। प्रॉब्लम तेल में है, प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, किसमें है? तेल में प्रॉब्लम है। बस उन्हें अपना तेल लेके जाएगा उसके पास, ये ले मेरा तेल, इसमें पका रहे। अच्छा ये और क्या है, कह रहे हैं और हम लोगों को चाहिए होते हैं कुछ मिनरल्स और विटामिन जो हम लोगों को मिलते हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को विटामिन मिनरल्स, ठीक है। कहता है वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। कह रहा है इसके साथ साथ हम लोगों को समटाइम कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन और कुछ फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आगे हो गया इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप, फूडर क्रॉप लाइक बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास रेस्ड एज फूड फॉर लाइवस्टॉक। और ये सब और भी हमारे पास कुछ फूडर क्रॉप्स हैं जो हम लोग सेव करके रखते हैं और खाना वाना कुछ लंबे समय तक इसको स्टोर करके खाते रहते हैं, ठीक है। ओट्स तो देखिए उनमें रोल्ड ओट्स आते हैं, ओट्स होते हैं, तो वैसे ही हैं। सुडान ग्रास रहती है, वो भी अच्छी सी रहती है चीज। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ठीक है, फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। क्या हर अलग क्रॉप को किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ठंडक चाहिए, किसी को गर्मी चाहिए। हर क्रॉप का अपना अपना नेचर है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप कब लगानी है, ठीक है। और फिर देखें कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट आर डिपेंड्स ऑन द सनलाइट, एज वी ऑल नो द प्लांट manufacture their food in the sunlight by the process of photosynthesis. There are some crops which are grown in the rainy season called kharif season, ठीक है। आपको सबको पता है कि प्लांट जो अपना खाना अपनी लीफ से बनाता है, which is the process is known as photosynthesis, जिसमें वो पानी लेता है, क्लोरोफिल उसके पास होती है, सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उससे क्या बन जाता है? फूड, ठीक है ना। और वो फूड अपने यूज करता रहता है। ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, वो खारिफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है। फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, लेकिन किसी का ना फोटो पीरियड कम होता है, जो ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, सड़ जाता है वो। और कई ऐसे होते हैं जो बहुत कम धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो तब खराब हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तब भी पौधे खराब हो जाते हैं, पता है। और बहुत कम ठंड पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो जल जाते हैं, पत्ते जले हुए नजर आते हैं। जल गया भाई, सच्ची दिखता है, इट्स लुक लाइक काला पड़ गया, पीला पड़ गया, जल गया, ठीक है। तो किस लिए? क्योंकि वो उस नेचर को अच्छे से नहीं कर पाते। द खारिफ सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ये जून से लेकर अक्टूबर तक, ये लर्न रखना आपने, ठीक है। जून से अक्टूबर तक चलता है। Some of crop are grown in the winter season, कई क्रॉप्स होती है जो विंटर सीजन में होती है, उसको बोलते हैं रागी, ठीक है। सीजन नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अप्रैल, मई, जून, ये फिर 2 महीने में 3 महीने में क्या करते हैं वो लोग? सर उसका भी होता है कि मान लो अप्रैल तक आ गई, अप्रैल सेकेंड वीक में उन्होंने क्रॉप निकाल ली, अपनी हार्वेस्ट कर ली, ठीक है जी। अब अप्रैल हाफ, मई पूरा, जून में मिड में लगाएगा, 2 महीने को क्या करेगा? सर एक वो भी तो होता है इनका 3 क्रॉप जाते हैं सर, एक उसमें एक सीजन में, अलग एक साल में। और सर इसकी कोई रिकवरी वगैरह, सॉइल की रिकवरी, सॉइल रिकवरी
उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉइल की रिकवरी रहती है, उसके अंदर एयरेशन रहता है, ठीक है, उसको खोद के छोड़ देते हैं, पानी डाल के छोड़ देते हैं, खाद डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें भी ट्रैक्टर चलाते हैं जोर जोर से, उसको उड़ाते हैं मिट्टी को, ठीक है ना, ऑफ रोडिंग करते हैं उसके अंदर ट्रैक्टर की। इससे वजह से, जिसकी वजह से जो लैंड है, जो सॉइल है, वो एरेटेड हो जाए, हवा घुस जाए उसके अंदर, और जितनी ज़्यादा उसके अंदर हवा रहेगी, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें रहेगी, उतनी ज़्यादा वो अपनी रूट्स को प्रोवाइड कर पाएगा। वो हमारी तरह नहीं, हमने एक बार गमला लगा दिया तो 4-5 साल उसी गमले में लगा हुआ पौधा, तुमने देखा उसकी ग्रोथ नहीं अपने पौधे की, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको प्लग नहीं किया अच्छे से। प्लग कर दिया, एक साल में एक बार प्लग करते हैं, यही इसको हम लोग लगातार 6 महीने में, हर 6 महीने में, 3 महीने में इंटरवल में थोड़ा सा प्लग करके उसके अंदर खाद डालें, पानी दे, फिर प्लग करें, फिर खाद डालें, उससे एयरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन की, इन सब की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ज़्यादा एनहेंस होगी एज कम्पेरेटिव टू नॉर्मल, जैसे हम लोगों ने लगा के छोड़ दिए, वो डिफरेंट है। चले आगे, कहता है इसके कुछ एग्जांपल देगा, पैडी, सोया, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर द खरीफ क्रॉप। ये कब उगते हैं? रेनी सीजन में उगते हैं, ठीक है। दूसरा रहता है वेयर एज वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसोइड एंड रावी। ये कौन है? In India, there has been a 4-time increase in the production of food grain from 1952 to 2010, with only 25% increase in cultivatable land area. कह रहे हैं ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा है, आजकल तो कल्टिवेटेड लैंड एरिया कम हो गया है, ठीक है, पहले तो बढ़ने की बात बता रहा है। कह रहा है 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, कब से लेकर कब तक? 1952 से लेकर 2010 तक, with only 25% increase in the cultivable land area. How has this increase in production been achieved? कैसे ये अचीव की गई? हाँ, मतलब obviously 25% बढ़ा, लेकिन 4 गुना कैसे बढ़ा दिया? अच्छा, वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स करे गए, गवर्नमेंट इसके अंदर इंडल्ज हुई, गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए फार्मर्स को। पहले फार्मर्स बहुत गरीब हुआ करते थे, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाई गई, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई, समझे, उनको साइंटिस्ट प्रोवाइड करवाए गए, उनको फ्री सॉइल टेस्टिंग प्रोवाइड करवाई गई कि भाई उसका मन करता है कि आज कॉटन लगाते हैं, कल कॉटन लगा देता है, पता लगे कॉटन उगी नहीं थी 6 महीने बीत गए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल के नेचर के ऊपर। हर सॉइल के ऊपर थोड़ा कॉटन चलती है। या एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉटन जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट। जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन उगती है, ठीक है, पता ही नहीं था, ठीक है, मैंने साथ वाला खेत वाला लगा था, मैं भी लगा लेता हूँ। अब ये नहीं पता कि साथ खेत वाला जो है वो उसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, ब्लैक सॉइल बड़ी खरीद के लाया है उसके लिए, ठीक है, खाद डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तो टेक्निक्स पता है, वो कर रहा है, जिसको टेक्निक नहीं पता वो क्या करे, ठीक है। तो ये टेक्निक्स बताई गई, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा देखा। 1947 के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया, 5 साल बाद। 5 साल तो हमें समझने में लग गया कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, 5 साल बाद तो चालू किया कि चलो फार्मर भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि खाना नहीं देगा तो जिंदा कैसे रहेंगे, बातें तो फिर भी कर लेंगे, ठीक है ना, पहले खाना जरूरी है। तो इन दैट केस हम लोग ने कल्टिवेटिव जो अपना कल्टिवेशन है वो 4 टाइम्स कैसे इंक्रीज किया, इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। आगे अच्छा, कह रहा है if we think of the practice involved in the farming, we can see that we can divide it into 3 stages. इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। The first is the choice of seed for the planting. The second is the nourishing of the crop plants. Third is the production of the growing and harvested crop from the loss. कहता है अब हमारे पास जो कहानी है, ये मेन हुआ है 3 कि हम लोग वैरायटी नहीं, पहले क्या करता, सीड का कैसे चयन करें, सीड कौन सा देखे, चुने कौन सा, ठीक है, किस लेवल का सीड है, वो अच्छे लेवल का सीड है तो ऑब्वियसली ग्रोथ अच्छी करेगा। आपने देखा होगा नींबू, कहीं छोटे छोटे नींबू आते हैं, कहीं मोटे मोटे नींबू आते हैं, इतने बड़े बड़े नींबू तो होते हैं नींबू बड़े संतरा की शेप में, तो कैसे हो गए, ज़्यादा खिला दिया क्या उसको? नहीं, खाएगा वो खुद होता ना, उसके मुँह में खोले ले 2 चम्मच खीर की भी खा, ऐसे तो नहीं हो सकता, खाएगा तो वो खुद अपना एनर्जी बनाएगा। ये उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस वैरायटी का सीड हम लोगों ने लगाया था, तभी तो वो नींबू उस साइज का और उस नेचर का होगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि उस साइज और नेचर का नींबू हम लोगों को इंडिया में मिल भी सकता है या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट।
कह रहा है क्या इसके अंदर क्या होने वाला है, क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, कहते हैं दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। पहले तो ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप देखें जिसकी यील्ड अच्छी हो। ठीक है, तुमने सुना है कि दिल्ली के अंदर एमपी का आटा, मध्य प्रदेश का जो वीट होती है उससे जो आटा बनता है दैट इज वेरी फेमस। ठीक है, तुम लोग जो बंद पैकेट्स लेते होगे ना तुम लोग, शक्ति भोग, हाथी ब्रांड, ये सब को, उसके ऊपर तो लिखा हुआ होता है कि एमपी का आटा, नहीं लिखते? अच्छा, लेकिन सारे एमपी वाला खाएंगे तो वो जो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में वगैरह वो वीट का आटा कौन खाएगा, है? तो ऐसा क्यों करते हैं, दिल्ली वालों को इतना ऑब्सेशन क्यों है एमपी के आटे से? उसकी वैरायटी थोड़ी इम्प्रूव्ड है, उसकी वैरायटी क्या है, इम्प्रूव्ड है, इसलिए हम लोगों को पसंद है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो सीड यूज किया जा रहा है दैट इज डिफरेंट ना। ठीक है, तो उसकी वैरायटी थोड़ी बेटर है, आई बात समझ? तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वैरायटी के ऊपर ध्यान डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो कहता है द वैरायटी और स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय द ब्रीडिंग। इसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, ब्रीडिंग की वजह से। अब आप लोगों को मुझे नहीं पता, पता है या नहीं पता, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी दिल्ली के अंदर है, पटेल नगर के आगे जाके कुसा रोड पे। ठीक है, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की सैलरीज देके बहुत सारे साइंटिस्ट बिठाए गए हैं, उनको फील्ड दी गई है, उनको खेत दिए गए हैं कि भाई साहब वैरायटी बना, न्यू वैरायटी चाहिए मुझे। अभी मैं एक समय वहाँ पे गया, कभी गया वहाँ पे, तो उसने बोला ये लो जी बैंगन। मैं पागल है, बैंगन तो नॉर्मल होता है, बैंगन क्या देगा, सेम दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। कहते हैं ये इम्प्रूव्ड है। क्या इम्प्रूव है इसके अंदर? क्या इसमें बीज बहुत कम होंगे? मैं तो क्या लेना, बीज होते हम खा लेते। घर में आके मम्मी को बता, मम्मी कहती लेके क्यों नहीं आया, कम बीज वाला बैंगन अच्छा होता है। अच्छा हमें थोड़ा पता ना, बीज होंगे बैंगन में क्या होगा। सेकंड टाइम गया तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ दिखाई, आलू। आलू में क्या नया है, आलू दिख रहा है, हाँ क्या नया है? कहते इसको काटो, मैंने काट दिया। कह रहा घर लेके जाओ पकाओ, हमने पका लिया। कह रहा कुछ मत डालना, बस नमक डालना। कैसा इंसान है, आलू अपने तरीके से बनाऊंगा, मेरे को सिखा रहा बनाना। मैंने खाली नमक डाल के उसको पकाया और खाया तो इट्स टेस्ट लाइक कि मैंने उसके अंदर टमाटर भी डाला। मैं उसके बाद पूछा, कह रहा हाँ भाई आया मजा, कैसा फील हो रहा था? मैंने ऐसा लग रहा था इसके अंदर टमाटर डाला, नमक डाला, मिर्च डाली, ऐसे सब कुछ फील हो रहा था। तो ऐसे कैसे? कह रहा है वो टोमेटो था ही नहीं, वो पोटैटो था ही नहीं, वो पोटैटो प्लस टोमेटो था। क्या बात है, क्या है ये? इट्स अ मिक्स ब्रीड। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज पोमैटो। क्या नाम है उसका? पोमैटो। जिसके अंदर साइंटिस्ट ने एनालाइज किया कि हम इंडियंस जब आलू को पकाते तो हैं, हम उसके साथ या तो आमचूर डालते हैं, आम का पाउडर, सूखे हुए आम का पाउडर, या टमाटर डालते हैं पका के स्वाद लाने के लिए। उन्होंने सीधा उसका नेचर उस आलू में ही दे दिया, टेंशन ना ले, छील काट डाल बना खा, बस टेंशन नहीं है। टमाटर नहीं, टमाटर महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, हाँ वो खुद बड़ा महंगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर वो अभी रिसर्च पे चल रहा है ना, अगर सारे फार्मर्स को उसका सीड दे दिया जाए, या उसकी जैसे भी वो प्रोपोगेट करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करता है, मतलब पुराने आलू से नया आलू बनता है, वैसे उसको दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे? खुद उगाएंगे। अब खुद उगाएंगे, बीज सस्ते में मिलेगा उनको, तो हम लोग महंगे में देंगे। वही 15-20 रुपए किलो आलू मिलेगा, तो 30 रुपए क्यों देंगे ज़्यादा? ठीक है ना, आंटियाँ पसंद करेंगे, यही कोई दिक्कत नहीं है, छील के काट के बना दो, बस 5 मिनट का गेम है। वरना काट के एयर फ्रायर में डाल दो, मजा आ जाता है। समझ रहे हो चीज़ें चेंज कैसे होंगी और हो कैसे रही हैं। ऐसे ही आप लोगों ने कैप्सिकम बड़े कलर्स की देखी हैं, हमने तो नहीं देखी थी, हमने तो हरे रंग की देखी थी सारी जिंदगी। ठीक है, तो ये भी एक वैरायटी बनाई है। और अच्छा जो ये येलो रेड कलर की जो आ रही है कैप्सिकम्स, इनमें विटामिन सी ज़्यादा है। कैप्सिकम में विटामिन सी होता है वैसे, ठीक है, उनके अंदर विटामिन सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अच्छा उनका टेस्ट भी बेटर है। अच्छा आती बड़ी महंगी है, लेकिन जितने वो 1 किलो आ जाती है उतने में वो 2 आती है हमारी, 2 मतलब कि मुश्किल से 200 ग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है। क्यों है महंगी? क्योंकि उसको बहुत सारे फार्मर्स उगा नहीं रहे, और जो उगा रहा है उसको, जो फार्मिंग कर रहा है उसकी, वो स्पेशल एड से ही कर रहा है। स्पेशल एड समझते हो, हेल्प से। ठीक है, दैट इज डिफरेंट। चलो ठीक है, एग्जाम्पल समझ आए। अब ये क्या कहता है, कहते हैं दिस अप्रोच डिपेंड ऑन द फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन ग्रो अ गुड यील्ड। पहली वैरायटी वो देखनी है जो हम लोगों को अच्छी यील्ड दे। महंगा बाद में सोचना, पहले सोचो कि यील्ड कैसे मिले, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसके अंदर है हम लोगों को, इससे डबल प्रॉफिट है।
हमारा प्रॉफिट भी होगा, हमारे नेशन का प्रॉफिट भी है। क्यों नेशन का प्रॉफिट है? क्योंकि हमारा जो क्रॉपिंग है, हमारे क्रॉप्स हैं, वो इंडिया में जो खाए जा रहे हैं उसके बाद बचने के बाद वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर दुनिया में भी बांटते हैं। ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, वर्ल्ड फेमस है राइस। इंडिया का बासमती राइस इज वर्ल्ड फेमस, और कहीं उतना ही नहीं है वो। ठीक है, आजकल तो दिल्ली में भी कहते हैं बासमती राइस उगा रहे हैं क्योंकि उसका सीड लिया और उगाना शुरू कर दिया। अदरवाइज उसका जो मेन ओरिजिन था जहाँ वो उगता है वो वर्ल्ड फेमस है। उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसकी लेंथ, उसकी एवरीथिंग, द टेक्सचर, द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो। मतलब देयर इज सम वैरायटी ना, जो लोग फैन है। यूएसए में भी फार्मिंग होती है, बहुत सारी कंट्रीज में फार्मिंग हो रही है, लेकिन यही फेमस क्यों है? बिकॉज देयर इज सम डिफरेंट वैरायटी इन इट। ठीक है, आगे और क्या है? एक तो हम लोगों को ना एग्रीकल्चर का अपनी यील्ड बढ़ानी है। तो इसका एक एग्जांपल क्या था, कुछ साल पहले, ठीक है, कोई कंपनी आई, बाहर की कंपनी आई, उन्होंने क्या बोला, आलू का हम लोगों को सीड दिए। ठीक है, आलू के सीड दिए। हम जो पहले जो फार्मिंग करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग, उसके अंदर क्या करते थे, आलू उगाते थे, कुछ बेच देते थे, कुछ रख लेते थे, और आलू का आलू ही फील्ड में लगा देते थे। उससे नया प्लांट आता था, बहुत सारे प्लांट आते थे, बहुत सारे आलू फिल हो जाते थे। मतलब मुझे 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कंपनी आई, उसने बोला मैं फ्री में दूंगी तुम्हें सीड। सारे बड़े बड़े फार्मर ने बोला अच्छा फ्री में देगी, तो फ्री में तो हमारे पास घर में पड़े हैं, तुम क्या दे रहे हो? आलू पहले वाले पड़े हुए उन्होंने रख लिए। कहते नहीं इसकी प्रोडक्टिविटी डबल है। फार्मर कहते हैं चेक कर लेते हैं, 6 महीने लगेंगे, 7 लग जाएंगे। प्रोडक्टिविटी पकड़ी, सही बात है भाई, डबल थी। सारे फार्मर्स ने बोला लाओ दो भाई, फ्री में बांट रहे हो, लाओ दे दो। उन्होंने पकड़े उसकी सीड, लगाए, प्रोडक्टिविटी डबल थी। अब कहता हो गया बस, अब नहीं चाहिए सीड। कंपनी मुस्कुराई, अच्छा कोई बात नहीं। अब क्या है, इन्होंने क्या करा, फार्मर्स ने अपना एक पोटैटो लिया, उसको नीचे लगा दिया। अब सोचा ये उगेगा। पोटैटो 1 महीना बैठा रहा, वो उगा ही नहीं। सारे फार्मर्स मिलके गए कंपनी के पास, लाओ भाई सीड दे दो, कहते फ्री में ले लो, फ्री में ले लो घर से। लेकिन कंपनी पागल है, फ्री में सीड बाहर कर दिया। कंपनी पागल थी? नहीं। किसी पॉलिटिशियन को, किसी इंसान को ये पता लग गया कि भाई आज तो ये फ्री में बांट रही है, कल को बोलेगी 2 लाख रुपए के किलो दूंगी, और हम लोगों के पास अपना पुराना आलू तो बचेगा ही नहीं। तो अब जो सीड का जो भरा हुआ कंटेनर आ रहा था, उस इंसान ने कह के करवा के उस पूरे कंटेनर को आग लगवा दी, और उस कंपनी को बोला बोरी और बिस्तरा उठा और रैप कर और अपने देश वापस निकल जा। गरीब किसान ने अभी भी वो डबल यील्ड वाला प्रोसेस चालू नहीं किया, वो अपने पुराने वाले आलू को ही लगा रहा था। बड़े बड़े फार्मर्स उसके पास गए, हाथ जोड़े, उसको बोला भाई अपना पुराना आलू दे दे। समझ रहे हो? अगर वही वैरायटी इंडिया में बनती, और साथ में उन्होंने उस वैरायटी के साथ क्या गेम खेली पता है, उसके अंदर जो उसकी प्रोडक्टिविटी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होने वाली थी उसको रोक दिया, उसको स्टेरलाइज कर दिया। समझे? हर एक आलू में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उस आलू को रखो तो उसमें से निकल जाता है नया आलू, नया प्लांट निकलता है। बहुत सारे प्लांट निकलते हैं, एक भी नहीं। आप जितनी है ना उस आलू के अंदर बीच में छेद देखते छोटे छोटे से, जितनी छेद है उतने प्लांट निकलेंगे न्यू, और एक प्लांट कम से कम 15 से 20 आलू देगा, पैसा पैसा होगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो उसने हाई यील्ड वाले आलू दिए, हमने जो सीड उसने फ्री में दिया, प्रोडक्टिविटी डबल थी, लेकिन आने वाले समय में हमें कंट्रोल कर सकता था। हमारे घर के अंदर जो सब्जी बनती है उसका 50% हम आलू कंज्यूम करते हैं। पता है नहीं? नहीं पता? नहीं। भिंडी के साथ आजकल आलू खा रहे हैं हम लोग, परवल के साथ आलू मिक्स कर दिया। ठीक है, आलू तो मतलब महान चल रहा है। 50% चीज़ों के अंदर हम आलू डाल डाल के खा रहे हैं, और लोअर मिडिल क्लास खाली आलू ही खा रहा है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए, या कुछ उसको अच्छा लगे ही नहीं कि पैसे फालतू देना पड़ते हैं। समझ रहा है? तो आलू उसके लिए सस्ती चीज़ है, और सबसे बड़ी बात उसका पेट भी भर जाता खाने से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, क्योंकि प्रोटीन भी है उस आलू के अंदर, फाइबर भी है थोड़े बहुत, तो और उसका मिनरल का सारा काम हो रहा है उससे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया। आरएसएस सुना, उसके जो हेड थे उसने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, उसको पूरा आग लगाया और अपने फार्मर्स को समझाया कि दिस इज अ ट्रैप, आज अटका लेंगे, कल को हम लोगों को हिला देंगे अंदर से। कल को बोल दिया कि अब तो सबके सब मान लिया आलू स्टेरलाइज हो गए, पुराने वाला आलू लगा के नया नहीं मिल रहा, आलू में से बीज निकलता नहीं है,
तो तू अब कैसे उगाओगे पुराने आलू से नए आलू? तो उसने बोल दिया मैं सीडिंग दे रहा, आलू आया कर देगा तो समझना। सारे के सारे फार्मर अगर वही आलू उगाने लग गए, सीड तो उसके पास है, हमारे पास तो है ही नहीं, और उसने बोला नहीं दे रहा हूँ मैं सीड, क्या करोगे? आलू कहाँ से लाओगे? कितने साल पुरानी बात है? मेरे को कहानी नहीं पता, एग्जैक्ट कहानी भी यही है वैसे तो, साल में बताऊँ ज़्यादा साल तो नहीं होंगे, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है कहानी, इसमें से थोड़ी मैंने अपने हिसाब से रखी है। ये जो मूवी बनाते हैं ना, इफेक्ट देते हैं स्पेशल इफेक्ट हीरो को, तो थोड़ा सा ही दिया, मतलब ये लगा ले 5% इफेक्ट अपनी तरफ से दिया, बाकी सारा सच है, समझे? तो वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं ना, इसका मतलब हम लोगों के जो साइंटिस्ट है वो भी आलू की प्रॉपर्टी इन्हेंस कर सकते हैं ना, अनस्टेरलाइज करके, स्टेरलाइजेशन उसके अंदर ना हो, अपना पुराना वाला आलू उगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, और कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। Varieties or strain of the crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality, high yield। कहते हैं अगर हम लोगों को इनकी अच्छे से चीज़ें अच्छी यील्ड रखनी है तो हम क्या करेंगे? तो ब्रीड अच्छी ढूंढो, अच्छी वैरायटी वाली चीज़ देखो, ठीक है, ब्रीड अच्छी है उसकी, उसके अंदर वो डिसीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसको ज़्यादा डिसीज ना हो, ठीक है, मतलब कोई पत्ता जल गया, कोई खराब हो गया, कोई पत्ता खा गया, कोई खा गया, ये हो गया, वो सब चीज़ें ना हो, मतलब कम हो, उसके खुद के पास अपनी बात होनी चाहिए कि वो डिसीज़ ना हो उसके अंदर। और क्या रहता है? रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, कि फर्टिलाइज़र कैसे है, ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करे फर्टिलाइज़र को, मैंने फर्टिलाइज़र डाला और ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ करे, प्रोडक्ट क्वालिटी को एनहेंस हो वो, और हाई यील्ड हमें दे, ठीक है।